जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि आखिर आप भड़कीले कपड़े क्यों पहनते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि भड़कीले और चमकीले वस्त्र कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, जबकि सफेद और सादा वस्त्र, गेरुए रंग के वस्त्र जो हैं वो कीड़े मकोड़े उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। फैशन का उन्माद, यूनिसेक्स फैशन। फैशन एक अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी अर्थ सभ्य और शालीन वेशभूषा तथा रहन सहन होता है, परंतु इस शब्द की जन्मभूमि इंग्लैंड में इसका प्रयोग कुछ सौ वर्ष पहले विचित्र अर्थों में किया जाता था। विचित्र अर्थों में इसलिए कि उस समय यदि कोई व्यक्ति दूसरे को फैशनेबल कहता तो वह चिढ़ जाता, क्योंकि यह शब्द नाटक या रंगमंच पर काम करने वाले उन कलाकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो नाटक में मस्खरे का काम किया करते थे। उनकी वेशभूषा और विचित्र श्रृंगार तथा रूप ग्रहण करने की कला को फैशन समझा जाता था। बाद में इसका प्रयोग केवल श्रृंगार और साज सज्जा के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार एक के बाद मंजिल तय करता हुआ यह शब्द अब शरीर को सजाने, आकर्षक दिखाने की चेष्टा करने और केवल रूपहले वस्त्र पहनने तक ही संकेत करता है। परंतु फैशन के रूप में श्रृंगार की जो विधा चल पड़ी है, वह इस शब्द के जन्म व्रत की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है और विचारशील व्यक्तियों को यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि फैशन का अर्थ कहीं व्यक्ति की सचमुच नाटक का विचित्र पात्र बना देना ही तो नहीं है। यूं फैशन के पिछले 20-25 वर्षों में अपने रूप बदले हैं और पहनावे तथा रहन सहन के तौर तरीकों में भी परिवर्तन आया है, लेकिन आजकल यूनिसेक्स नामक एक नया फैशन चल पड़ा है। इसे नया भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी तेजी से यह शहरों और महानगरों से लेकर गांवों और कस्बों तक फैला है, इतनी जल्दी कोई भी चीज लोकप्रिय होना कठिन लगता है। लेकिन आज के युग का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रचार साधन सिनेमा इन कठिन कार्य को भी आसान बनाने में सफल हुआ है। क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, क्या बच्चे, किशोर और क्या वयस्क प्रौढ़, सभी लोगों में तेजी से यूनिसेक्स की समयौन फैशन की कला फैली है और लोगों ने इसे अपनाया है। यूनिसेक्स फैशन की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जिस तरह की वेशभूषा अपनाकर आदमी और औरत में, खास तौर से युवक और युवतियों में अंतर कर पाना मुश्किल है, यह पहचान कर सकना कठिन हो जाए कि कौन युवक है और कौन युवती। वृंदावन और गोकुल जैसे पौराणिक और प्राचीन सभ्यता के केंद्र से लेकर बंबई और दिल्ली जैसी आधुनिक सभ्यता के केंद्रों तक यूनिसेक्स फैशन ने जोर पकड़ा है और युवा वर्ग ने बड़ी तेजी से अपनाया है। इस फैशन के अनुयायी युवकों की जो तस्वीर उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। बड़े बड़े बाल, कपड़ों के तौर पर बेल बॉटम यानी कि पैंट बुशर्ट का नया रूप, सफाचट दाढ़ी मूछ और आंखों पर नए नए किस्म का बड़े शीशों वाला एक चश्मा। चश्मा नहीं भी हो सकता है, युवतियां भी यही वेश विन्यास बेझिझक अपनाती हैं। नैसर्गिक रूप से उन्हें दाढ़ी मूछ तो होती नहीं, अतः जब लड़के भी उसी वेश विन्यास को अपनाते हैं तो यह फर्क करना कठिन ही हो जाता है कि इस प्रकार का व्यक्ति युवक है या युवती। कठिनाई इतनी होती है कि इसे अपरिपक्व चपलता मानकर क्षमा किया जा सकता था, परंतु इस फैशनोन्माद ने कितनी ही समस्याओं को जन्म दिया है। न पहचान पाने के संबंध में यह चुटकुला बड़ा विख्यात है कि किसी व्यक्ति ने पास बैठे युवक का परिचय जानने के लिए उसके अधेड़ अभिभावक से पूछा कि भाई, यह युवक आपके कौन होते हैं। अधेड़ शख्स का उत्तर था, पहले आप अपनी गलती सुधारें, आपने मुझे भाई साहब कहा सो मैं तो हूँ इसकी मम्मी, और रहा सवाल इसका तो यह है मेरी बेटी है तो चुटकुला, पर पहचान का फर्क जताने के लिए यह काफी है और सवाल उठाता है अन्य समस्याओं का। तो अब व्यवहार में ही कठिनाई होती है कि फैशनेबल युवक युवतियों से बातचीत करते समय उन्हें संबोधित करने के लिए उपयुक्त संज्ञाएं कैसे चुनी जाएं। इन छोटी छोटी समस्याओं के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उठने वाली समस्याओं के स्वरूप अधिक विकट हैं।
प्रकृति ने पुरुष और नारी को समर्थ और सशक्त शरीर देने के साथ साथ उनकी शरीर रचना में मौलिक अंतर बनाया है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक ढीले ढाले वस्त्र पहनने जरूरी हो जाते हैं। चलने फिरने से लेकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने तक का तरीका दोनों के लिए एक ही तरह से कम ज्यादा सुविधापूर्ण है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसीलिए स्त्रियों के लिए अलग वेशभूषाएं प्रचलित हैं और उनका आधार अपनी अपनी सुविधाएं ही हैं। अब यदि पुरुषों का ही वेश लड़कियां भी पहने तो उनके लिए अस्वाभाविक रूप से कठिनाई उत्पन्न करने वाला होगा। स्त्रियों के लिए अधिक ढीले कपड़े रखने का एक कारण यह भी है कि वे पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कोमल होती हैं। पुरुषों की वेशभूषा ज्यादा कसी हुई हो तो भी ज्यादा कठिनाई नहीं होती। हालांकि हमारे देश की जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए वही भी अनुपयुक्त है, परंतु पश्चिम देशों के संदर्भ में भी देखें तो वहां की स्त्रियों के लिए भी वही बात लागू होती है और इस अस्वाभाविकता के कारण उनके शरीर का विकास अवरुद्ध होने लगता है। मनोवैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करने लगे हैं कि पुरुष वेशधारी महिलाओं में स्त्रियोचित गुण लुप्त होने का भय ज्यादा रहता है। इसका कारण है कि पुरुष वेश धारण करने वाली महिलाओं में नारी की मानसिक स्थिति भी कुछ इस प्रकार की बनने लगती है कि वह अपने मूल स्वभाव, गुणों और क्षमताओं को भूलने लगती है। यह भी एक तथ्य है कि यूनिसेक्स फैशन पश्चिम में उठे नारी समानता की अंध मान्यताओं से जन्मा है। नर और नारी की समानता एक मानना योग्य सिद्धांत है। सभ्यता ने इस दिशा में जो भूलें की हैं उन्हें सुधारने की भी आवश्यकता है, परंतु वह अविवेकपूर्ण न होना चाहिए। समानता की बात जहां तक विवेक सम्मत हो वहां तक तो मान्य है, बन जाए तो केवल प्रतिक्रिया और प्रतिस्पर्धा मात्र ही बन जाए तो औचित्य और अनौचित्य का अंतर भूल जाता है। यूनिसेक्स फैशन के अभिभावक बीटल्स और हिप्पी कहे जाते हैं। आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं से संत्रस्त होकर जिन युवकों ने विद्रोह का प्रतिक्रिया परक रवैया अपनाया है, उन्हें भी विचारशील वर्ग की ओर से निंदित ही कहा गया है। कुछ कुटिल और उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के युवकों को छोड़कर इस प्रवृत्ति को कोई पसंद भी नहीं करता। बड़े बड़े बाल और अजीब ढंग की वेशभूषा हिप्पियों का ही पर्याय समझा जाता है। पश्चिम से इस फैशन का आयात हमारे देश में उसी प्रकार हुआ जैसे कि हमने वहां की दूसरी फैशनों को अपनाया। भले ही हमारे युवकों में पश्चिमी युवकों की तरह कुंठाएं और उच्च श्रृंखलताएं ना हो, परंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति तो है। यहाँ यह कहा जाता है कि पुराने जमाने में लोग भी कुछ इसी तरह का वेश विन्यास अपनाते थे, जैसे बड़े बड़े बाल रखते थे, कान छिदाते और आभूषण पहनते थे। स्त्री पुरुषों के वस्त्रों में भी समानता थी। सिंध और पंजाब के पुरुष अभी तक सलवार पहनते हैं, जो कि स्त्रियों की ही पोशाक है। इसी तरह उत्तर भारत के कई राज्यों में स्त्रियां लुंगी और कमीज पहनती हैं। महाराष्ट्र में स्त्रियां जिस प्रकार लांग लगाकर धोती पहनती हैं, वह बहुत कुछ पुरुषों के ढंग से मिलती है। सिंध की स्त्रियां भी कमीज और पजामा पहनती हैं और पुरुषों जैसी ही दिखती हैं, केवल उनकी चोटी में ही अंतर दिखाई देता है। यूनिसेक्स के प्रचारक इन वेश विन्यासों को भी अपनी विचारधारा को पुष्ट करने वाला बताते हैं। यहाँ थोड़ी गंभीरता से इन प्रतिपादनों पर विचार कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा से चली आ रही वेशभूषा का हवाला देते हुए यूनिसेक्स का जो समर्थन किया जाता है, वह विचार पूर्वक देखने पर असंगत ही लगेगा। उत्तर भारत के कुछ ग्रामीण इलाके और महाराष्ट्र में स्त्रियों की वेशभूषा का पुरुष वेश से साम्य का कारण यह है कि इन क्षेत्रों में औरतों को भी मेहनत मजदूरी के काम में लगना पड़ता है। इस कारण उन्हें अपनी वेशभूषा को कुछ इस प्रकार का रखना पड़ता है जिससे मेहनत के कामों में कोई अड़चन न पड़े और फिर वह फैशन के तौर पर होता भी नहीं है, इसलिए उनमें फूहड़ता या बेढंगापन नहीं आता। स्त्री पुरुष की वेशभूषा के निर्धारण करते समय मुख्य ध्यान इस बात पर रखा गया है कि स्त्रियों की वेशभूषा पुरुषों से कुछ ढीली रहे
ताकि उन्हें अपनी दिनचर्या में अड़चन न हो। और ऐसी स्थिति में सभ्यता तथा रहन सहन के तौर पर वस्त्र विशेष के प्रति आग्रह नहीं किया जा सकता। ठंडी जलवायु के क्षेत्रों की अपेक्षा गर्म जलवायु के क्षेत्रों में अधिक खुली और ढीली वेशभूषा का कारण जलवायु विशेष में मनुष्य की सुविधा और स्वास्थ्य का ही अधिक ध्यान रखा गया है, न कि एकरूपता और साम्य पर। ठंडे देशों में जिस प्रकार कोट पैंट और नेकटाई का प्रचलन समझ में आता है, वही वेश विन्यास गर्म देशों में अनुपयुक्त हो जाता है। बाल बड़े या छोटे रखने के पीछे भी आग्रह विशेष को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वे छोटे हों या बड़े, इस प्रश्न के निर्णय में उलझने से पूर्व महत्व उनके पीछे रहने वाली परिष्कृत रुचि या अनुकरण वृत्ति का है। पिछले जमाने में जब कभी बाल बड़े रखे जाते थे तो उनके रख रखाव और सुरुचि संपन्नता का भी ध्यान दिया जाता था, जबकि अब केवल बड़े बाल रूखे सूखे बिना कंघे किए बिखरे बिखरे या उलझे हों तो भी फैशन में आ जाते हैं। यूनिसेक्स फैशन का चित्र खींचते हुए किसी लेखक ने लिखा है, अक्सर लोग जिसे बाबूजी समझते हैं वह बबुआइन निकल जाती है, और बड़े बड़े बालों वाली लड़की समझकर जिसे कंडक्टर टिकट पेश करता है वह कॉलेज का छात्र निकल आता है। बाल बढ़ाना आजकल लड़कों में एक फैशन बन गया है। दूसरी ओर लड़कियां बाल रखते रखते तंग आ गई हैं। चिकन के कुर्ते, जर्सियां, कमीजें, पैंट और बेल बॉटम उन्हें ज्यादा रुचिकर लगने लगा है। उन्होंने हाथों से चूड़ियां निकाल दी हैं, कोल्हापुरी चप्पल और जूते पहनने लगी हैं। तो संस्कृति आ रही है। स्पष्ट है कि अन्य बातों की तरह यह संस्कृति भी पश्चिम से ही आयात होने के कारण लोकप्रिय हो रही है। तो फूहड़ता, उच्छृंखल रुचि और बेतुके प्रदर्शन की भांति यह भी अंधानुकरण की मानसिक दास्ता की ही परिचायक है। जहां तक पिछले दिनों या अब भी कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पर प्रचलित स्त्री पुरुष की वेशभूषा में साम्य का सवाल है, ना तो उन परिस्थितियों की तरह अनुकूल है और ना उन विशेषताओं से संपन्न ही है। कुछ लोग स्त्री पुरुष के बीच की खाई को कम करने का प्रतीक भी इसे समझते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि लड़कियों को लड़कों के समान वस्त्र पहनाकर ही क्या हम स्त्री पुरुष में समानता की स्थापना का दम भर सकते हैं? क्या दूसरे क्षेत्रों में नारी को हमने बराबर अवसर दिए हैं या देने की बात सोचते हैं? यदि नहीं तो वेशभूषा को समान रखने का क्या अर्थ हो सकता है? यूनिसेक्स फैशन का उन्माद ही कहा जा सकता है, जो स्वच्छंदता, उच्च श्रृंखलता और अनुत्तरदायित्व पूर्ण प्रवृत्ति का प्रतीक है। समाज के मार्गदर्शकों द्वारा इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने यूनिसेक्स फैशन के बारे में जाना कि कैसे लड़के और लड़कियां एक ही तरह का वेश विन्यास धारण करने लगे हैं, जिससे कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है और प्राकृतिक रूप से भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों की शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है। उसके हिसाब से हर सभ्यता में उनके लिए अलग अलग कपड़ों का चयन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।